हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर के बारे में, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके रिनोवेशन का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जुलाई 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात के लिए समझौता किया गया है। तुर्की के अंकारा में आयोजित 36वें नाटो शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। किस देश ने भारत के लिए 57% एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री किया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। कौन सा देश है जो कि तमिलनाडु की 3 महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर है, जिसमें कि भद्रकाली का त्रिशूल है, पवित्र नंदी का पाषाण प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय का यानी कि 6 मुख वाली पत्थर की प्रतिमा, ये भारत को स्वेच्छा से लौटाने जा रहा है। तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन मैंने आज फिर से ऐड किया है भारत के ग्रैंड मास्टर वाला, क्योंकि प्रीवियस क्लास में कुछ मिस्टेक हो गया था। भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी सौरभ गांगुली बने हैं। और अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने दुनिया के पहले कमर्शियल परमाणु संचालित उपग्रह बोर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार माना जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस, जिन्हें अभी हाल ही में एशियाई टेनिस महासंघ का एम्बेसडर बनाया गया है। जुलाई 2026 में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल शिक्षकों की कुल संख्या 1.02 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। जुलाई 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आईएमएफ के द्वारा रिलीज की जाती है, इसमें 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% बताई गई। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। इसके अलावा आप सभी को मालूम है 11 जुलाई से एक इंपॉर्टेंट सीरीज हमने शुरू करी थी, जिसमें कि आपके ग्रुप डी और बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमने 15 दिनों में 15 टॉपिक कवर करने का वादा किया था और ये सीरीज चल भी रही है। अभी तक इसके 2 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक जो हमने देखा था 2027 की जनगणना, 2011 की जनगणना, ये भारत की प्लस बिहार की, ये देखा था करंट और स्टैटिक से रिलेट करते हुए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पैटर्न है ये जनगणना से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं। दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था वर्तमान में कौन क्या है, जिसमें कि हमने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नेशनल अपॉइंटमेंट और बिहार की अपॉइंटमेंट कवर कर ली। ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। आज तीसरा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे डेली इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अब एक और क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। एक ऐसी क्लास है 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर कवर कराए जाएंगे। तो अब आपके जितने भी वनडे एग्जाम है अपकमिंग, उन सभी को टारगेट करते हुए 12 दिनों में 12 महीने का करंट अफेयर कवर कराया जाएगा और ये सीरीज आज से ही शुरू हो रही है डेली शाम में 4 बजे। इससे जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। आज शुरुआत करेंगे हम जून मंथली 2026 से। फिर प्रीवियस मंथ्स के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है बैक टू बैक इसी के बाद अपलोड किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है चेक की लिंडा नोस्कोवा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उन्होंने चेक खिलाड़ियों के बीच हुए फाइनल मुकाबले में चेक की ही कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-1 से 6-3 से हराया है। 21 साल की 9वीं वरीयता प्राप्त ये जो खिलाड़ी है, इन्होंने रोमांचक 3 सेट वाले मैच में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। विंबलडन ओपन साल भर में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना है। इसके कुछ स्टैटिक के फैक्ट हैं जो कि आगे हम देखेंगे। तो ये चेक से बिलोंग करती हैं। यहां से यदि बाकी 2 ऑप्शन की बात की जाए तो ईगा स्विटेक, ये भी टेनिस खिलाड़ी है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। अरियाना सबालेंका बेलारूस से। अगला सवाल है मेन सिंगल से रिलेटेड। तो मेन सिंगल का टाइटल विंबलडन चैंपियनशिप में जीत लिया है जैनिक सिनर ने। ये बिलोंग करते हैं यूरोपियन कंट्री इटली से और इन्होंने फाइनल में हराया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मनी से हैं, इन्हें हरा करके इन्होंने लगातार दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम किया।
अब इस चार्ट पर नजर डालिए। साल भर में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, यानी कि अभी जो संपन्न हुआ है ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है आपका विंबलडन ओपन, और फिर सबसे लास्ट में इसमें यूएस ओपन होता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी के मैदान पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, और अभी जो संपन्न हुआ है विंबलडन ओपन ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। एक एग्जाम में पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि खिलाड़ी व्हाइट कलर का ड्रेस कोड इनका रहता है या व्हाइट कलर की पोशाक पहनते हैं, तो विंबलडन ओपन ही राइट आंसर था। अब यहां पर देखेंगे तो सबसे नया ग्रैंड स्लैम इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है जिसकी शुरुआत की गई थी 1905 से, और सबसे पुराना यदि पूछा जाता तो ये विंबलडन ओपन है जिसकी शुरुआत 1877 से की गई। फ्रेंच ओपन 1891 से और यूएस ओपन 1881 से खेला जा रहा है, और ये जो चारों टूर्नामेंट है ना कुल 5 कैटेगरी में खेले जाते हैं। एक तो इसमें मेंस सिंगल की कैटेगरी है और वुमेन सिंगल की कैटेगरी है, यानी कि महिला एकल और पुरुष एकल, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी 2 कैटेगरी में एक तो है मेंस डबल यानी कि पुरुष युगल, और फिर है वुमेन्स डबल यानी कि महिला डबल, इसमें वुमेन्स डबल, और एक 5वीं कैटेगरी इसमें मिक्स डबल की कैटेगरी है। एक बार सभी इसके जो विजेता डिक्लेयर हो जाएं तो 5 को मैं एक स्लाइड में ऐड करके बता दूंगी। सवाल नंबर 3 है, यही क्वेश्चन मैंने सैटरडे की क्लास से रिमूव कर दिया था। भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो कि अश्वथ एस बन गए हैं। मैंने गलती से एथनवाज बोल दिया था, इसे आप सुधार ले, हालांकि पीडीएफ में मैंने इसे करेक्ट करके दिया था। जो हर्षवर्धन जी भी है ये रिसेंटली भारत के 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। 98 नंबर के बने हैं अश्वथ एस जो कि कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं। 17 साल इनकी उम्र है। इन्होंने अमेरिका के कन्नन वैद्यनाथन को हरा करके ये खिताब जीता है। अच्छा, ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है ना, ये शतरंज में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो कि फिडे के द्वारा दिया जाता है। ऐसा खिलाड़ी जब वह 2500 इनकी 2500 फिडे रेटिंग पार कर लेता है तब इसे एक खिताब दिया जाता है। फिडे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है जिसका फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर आर्काडी डोकोरविच हेड है। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं ये रहे हैं विश्वनाथन आनंद, और यही विश्वनाथन आनंद जो है ये इसी फिडे के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल 4 है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया कब जाता है? तो ये जुलाई महीने की 11 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल की पहल पर की गई थी। इस बार की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, यानी कि रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ यूथ फॉर टुडे एंड द फ्यूचर। जुलाई महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए, जैसे 1 जुलाई को सीए डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और एसबीआई का स्थापना दिवस। 4 जुलाई है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई है विश्व जूनोसिस डे, और 11 जुलाई हम देख रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन रहा है? तो आंसर इसका जयपुर हो जाएगा जो कि राजस्थान की कैपिटल है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के टॉप 10 सिटीज में शामिल एकमात्र भारतीय शहर जयपुर है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में इसे मिला है 6वां स्थान। दुनिया के टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटी में यदि हम देखें तो यूके की कैपिटल लंदन इसमें टॉप पर है, ये टेम्स नदी के किनारे हो जाएगी। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, ये हडसन नदी के किनारे है जहां पर आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। फिर तीसरे स्थान पर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, और यहीं पर आप एफिल टावर पढ़ते हैं। इसके अलावा जापान की कैपिटल टोक्यो ये हो जाएगी 4थे स्थान पर। इसकी कैपिटल किस द्वीप पर है? तो ये हॉन्शू द्वीप पर है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड इसमें 5वें स्थान पर है। 6वें स्थान पर जयपुर जैसे कि हमने देखा। इटली की कैपिटल रोम इसमें 7वें स्थान पर है। याद रखिए रोम टाइबर नदी के किनारे है जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। फिर दुबई इसमें 8वें स्थान पर हो जाएगी जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है।
फिर जर्मनी का बर्लिन इसमें 9वें स्थान पर है और स्पेन का शहर बार्सिलोना ये 10वें स्थान पर हो जाएगा। भारत की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के करंट अफेयर के बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है अहमदाबाद से धौलेरा के बीच। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला जो शैवाल वृक्ष है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला लो एमिशन जोन जो है ये पुणे शहर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के जो सबरी जलप्रपात है यहाँ भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में स्थापित किया गया। पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में। 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला शहर है पुरी ओडिशा में। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है वाराणसी से। टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद है वाराणसी में। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है सूरत गुजरात में। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है लखनऊ। पहली नाइट सफारी लखनऊ में। पहला ई विस्टिको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी सांची में। पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। देश का पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर है। पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी हुगली नदी के किनारे जो कि स्थित है। सवाल 6वां है, किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा रणछोड़ लाल गोस्वामी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो लास्ट ईयर यानी कि 2025 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कई उत्कृष्ट युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 साल से कम उम्र के उन युवा कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं में अपनी विशेष पहचान बनाई हो। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन, इन्हें अभी हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया। ग्रैंड सैंड मास्टर कप मिला है सुदर्शन पटनायक को। बैंकर ऑफ द ईयर के सत्यनारायण राजू। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बाराक। भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिक है प्रोफेसर सलीम और प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा, जिन्हें साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शेखर सुमन को अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड दिया गया। लेखिका है यांग शुआंग जी जो ताइवान से रिलेटेड है, इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। यूनेस्को गिलेर्मो कानू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। सुपर्णा शर्मा के साथ आनंद आरके ने जीता है पुलित्जर पुरस्कार। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चंद्रबाबू नायडू। अतनु नाथ को मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। 13वें नंबर का सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार जीता है सुमित्रा गुहा। लक्ष्मण कृष्णराव पंडित ने विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किए गए जोगनपुल्ली संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड जीता है अलीम यूसुफ ने। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड जीता श्रीनिवास राव ने। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। 5वें नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला कैलाश सत्यार्थी को। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा है नीता अंबानी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आदित्य धर को। एबल प्राइज जिसे मैथ्स का नोबेल कहा जाता है ये जीता गिल्ड फाल्टिंग्स ने। और ग्रैंड प्राइज जीता है जुपल्ली कृष्णा राव ने। सवाल नंबर 7वां है, किस स्थान पर AI समिट 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर इसकी मेजबानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में की जाएगी। पैलेक्सपो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 21-22 जून 2027 को आयोजन किया जाएगा। इस पर पर्पस क्या है? तो सुरक्षित और मानव केंद्रित AI नवाचार को बढ़ावा देना। और इसके लिए पार्टनरशिप की बात की जाए तो इस शिखर सम्मेलन में UAE भी एक प्रमुख भागीदार होगा जो 2028 के ग्लोबल AI समिट की मेजबानी करेगा। अब देखिए एवियन फ्रांस ने इस साल तो G7 समिट होस्ट किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 8वीं बैठक की मेजबानी है राजधानी दिल्ली ने करी थी। रिसेंटली हमने देखा है 2026 का जो नाटो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी तुर्की की कैपिटल अंकारा ने की। यहाँ पर इवेंट एंड समिट 2026 पर नजर डालें तो G7 जैसे कि हम देख ही चुके हैं। CMS के पक्षकारों का जो COP15 सम्मेलन था आयोजन किया गया ब्राजील में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये होस्ट किया बार्सिलोना स्पेन ने। वर्ल्ड ओशन
साइंस कांग्रेस 2026 गोवा ने होस्ट करी। 62 नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी ने होस्ट किया। 39 नंबर का अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन इथियोपिया अदिस अबाबा ने। 28वें नंबर की यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इस साल भारत होस्ट करेगा और इस साल G20 की मेजबानी अमेरिका करने जा रहा है। सवाल 8वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मुलाकात की। यह पिछले कितने वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यूजीलैंड की पहली ऑफिशियल यात्रा थी? आंसर इसका हो जाएगा 40 इयर्स, ऑप्शन सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में ही है, इनकी जो यात्रा है पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई पहली यात्रा है। ये जो ऐतिहासिक मुलाकात है, इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत किया है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 कंट्री के दौरे पर थे। एक तो है इंडोनेशिया। जब ये इंडोनेशिया गए तब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के समझौता किया गया। ब्रह्मानंद मंदिर जो चर्चे में था, फिर इंडोनेशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। भारत इंडोनेशिया के बीच जो डील हुई, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की जो डील हुई, ये भी हमने देखा है। और अपने 3 कंट्री के दौरे में सबसे लास्ट में ये गए न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के फैक्ट्स भी मैंने 2 क्वेश्चन पहले भी ऐड किए थे, 2 आज हम देखेंगे, जिसमें कि 11 जुलाई 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने किस वर्ष तक अपने वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना कर 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। तो ये टारगेट ईयर रखा गया है 2030 तक, यानी कि आने वाले 4 वर्षों में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, इसे 2 गुना करके 35,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर रोड मैप 2030 को अपनाया गया है। यहां से यदि हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, इसी के पास आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं। बीते 2 से 3 दिनों में कई बार हम ऑस्ट्रेलिया का डिस्कशन कर चुके हैं। ये ओसिनेशिया का पार्ट है। कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। और हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने 57% एक्सपोर्ट को टैरिफ फ्री करने का ऐलान किया है। केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करते हैं, जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। यदि आप मैप में देखें तो न्यूजीलैंड का ये ऊपरी हिस्सा देख पा रहे हैं और ये निचला हिस्सा देख पा रहे हैं। दोनों के बीच में आप पढ़ते हैं कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के नीचे में ये जो है, ये तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट है, बास जल संधि। सवाल 10वां है, भारत का पहला समर्पित ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च, ये किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है केलांग, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में बनाया जाएगा। ये जो सेंटर है, हिमालयी इलाकों में जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई पर शरीर की जो फिजियोलॉजी है, साथ ही ऊंचाई से जुड़ी जो बीमारियां हैं, जलवायु संवेदनशील बीमारी, साथ ही पब्लिक हेल्थ रिसर्च पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। और इस संस्थान का मकसद है भारत के हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करना। सवाल 11वां है, प्रोजेक्ट 17A के तहत जो INS महेंद्रगिरी है, इसे इंडियन नेवी के पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया। पूछा जा रहा है इसका निर्माण किसने किया? ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में हम थोड़ा लेट हो गए हैं। इसे कमीशन किया गया 11 जुलाई को और 8 या 9 जुलाई के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि INS महेंद्रगिरी को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। तब मैंने पूछा था कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हो रहा है, तो हमने देखा था प्रोजेक्ट 17A, A फॉर अल्फा के तहत इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन आज थोड़ा मैंने दूसरा ऐड किया है। पूछा जा रहा है इसका निर्माण किसने किया है, तो मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में इसे इंडियन नेवी के पूर्वी बेड़े में शामिल किया है। INS महेंद्रगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6वां स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है और सबसे पहला जहाज जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बना था INS नीलगिरी था, जो 2025 में शामिल किया गया था। अब देखिए, कुछ जहाज याद करने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो स्लाइड मैंने 3 दिन पहले आपको पढ़ाई थी, सेम वो रिवीजन के फॉर्मेट में ऐड कर दी है।
तो यहाँ से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया गया और इसे याद रखने की ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी? गिरी। ऐसे जहाज जिनके नाम के लास्ट में गिरी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और अब महेंद्रगिरी याद रखेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के जहाजों को याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी ट्रिपल के ट्रिपल वी की। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर और वगशीर। जो सर्वे पोत शामिल किए गए हैं इनके नाम के लास्ट में एके आता है, जिसके संध्यायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक मिलते जुलते नाम है। 4 सबमरीन के नाम भी एक दूसरे से मैच करते हुए हैं। सभी के शुरुआत में अरि आ रहा है, जैसे अरिहंत, अरिघात, अरिदमन और अरिसूदन। फिर प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 जहाजों का निर्माण किया गया है इसे याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी किसी सिटी के नाम से, जैसे कि आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मार्मुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में पहली बार महिला टीम ने टेस्ट मैच खेला कब? तो ये रिसेंटली 10 जुलाई को खेला गया है। जुलाई 1884 में, लगभग 145 साल के आसपास आप कह सकते हैं, 150 वर्ष लगभग, है ना, यहाँ पर मेंशन भी है 142। तो 1884 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में अपना पहला मेंस टेस्ट मैच, जो पुरुषों का टेस्ट मैच है, ये खेला गया था। और अब इसके 142 साल के बाद इसी मैदान पर महिला टेस्ट मैच शुरू हुआ, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीम आमने सामने रही। लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। ये महिला क्रिकेट इतिहास का 153वां नंबर का टेस्ट मैच रहा है। ये है कहां पर लॉर्ड्स? तो ये इंग्लैंड में है। 13वें नंबर का सवाल है, 10 जुलाई को किस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी नई सैटेलाइट फोन सर्विस की शुरुआत करी है? तो आंसर इसका हो जाएगा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। 10 जुलाई को सरकारी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, इसने अपनी नई सैटेलाइट फोन सर्विस की शुरुआत कर दी है और इस सैटेलाइट फोन की जो कीमत है लगभग 1.34 लाख रुपीस रखी गई है। ये सैटेलाइट फोन बिना किसी मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट के जरिए कॉल करने की अनुमति देता है और इस फोन का इस्तेमाल खासकर आपदा क्षेत्रों, घने जंगल, साथ ही समुद्री सीमाओं पर काम करने वालों के लिए बनाया गया है। ये कठिन इलाकों में कम्युनिकेशन का एक भरोसेमंद उपकरण साबित हो सकता है। बात की जाए यहाँ से यदि बीएसएनएल की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 2000, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य कौन बना है? तो आंसर इसका सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी क्या हुआ है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार जो सिक्किम है, सिक्किम को प्रति व्यक्ति आय के मामले में यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य बताया गया है। इस पूर्वोत्तर राज्य ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7,07,179 की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दर्ज करी है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 327% है, जबकि इसकी आबादी देखा जाए तो बहुत कम है। दूसरी ओर इसके जस्ट अपोजिट बिहार है, जिसकी जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है ये सिर्फ 68,628 है, जो राष्ट्रीय आंकड़े का लगभग 32% है। तो हम कह सकते हैं सिक्किम सबसे आगे है, उसके बाद गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और तेलंगाना का स्थान है। वैसे 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की तरफ हम नजर डालें तो इसमें तेलंगाना सबसे ऊपर है, फिर कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ये किसी विशेष राज्य की जो भी भौगोलिक सीमा है, इस सीमा के भीतर एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो सभी अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, इसका कुल मौद्रिक मूल्य होता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो राज्य स्तर की ये जीडीपी होती है, जिसका उपयोग उस राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास मापने के लिए किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम को सबसे अमीर बताया गया है। देखिए इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, मजबूत अर्थव्यवस्था है और टूरिज्म को भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है एशिया का, अच्छा सिक्किम से एक और फैक्ट आप याद रख लें। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य जो पहला था, ये तो हमने देखा था मिजोरम, दूसरा देखा था गोवा,
तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा यहाँ पर सिक्किम बना था, छठवां उत्तराखंड है। जैविक खेती लागू करने वाला भी पहला राज्य यही है। लास्ट का क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो जिसका नाम है एरो इंडिया, ये होगा एरो इंडिया 2027, इसका 16वां एडिशन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा कर्नाटका में, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर होना है। तो मैं अभी से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो एरो शो है हर 2 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। कर्नाटक के बैंगलोर में जो येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ ये 8 से 12 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। हर 2 साल में होने वाला ये जो आयोजन है रक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां, रक्षा कंपनियां, सैन्य प्रतिनिधिमंडल और हवाई क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होते हैं। लास्ट टाइम इसका जो 15वां एडिशन था 2025 में आयोजित किया गया था, फेब के महीने में, ये भी सेम जगह येलाहंका में आयोजित किया गया था। पिछले 2 एडिशन जो हुए, इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे पूछा था, यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में 44% की वृद्धि के बाद शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का वैश्विक स्थान जो कि 11वां था। आज का सवाल है, भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा 3600 किलोमीटर लंबा जो सबमरीन केबल सिस्टम है, इसका नाम क्या है? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।